आज हम बात करेंगे आर्नियस कॉन्सेप्ट के बारे में, आर्नियस सिद्धांत के बारे में। आर्नियस सिद्धांत एसिड बेस की डेफिनेशन के बारे में दिया गया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। इसका मुख्य आधार है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी H+ आयन और OH- आयन। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आर्नियस सिद्धांत में अम्ल को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जैसे HX। अब X दैट इज लाइक ए हैलाइड, HCl भी हो सकता है, HF हो सकता है, HBr, HI। तो यहाँ पे ये डिकम्पोज होकर, वियोजित होकर या डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, एसिड की भांति बिहेव करता है। दूसरा, क्षार। तो वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे BOH, तो BOH जैसे NOH है, KOH है, NGOH है, NGOH2 है, तो ये LiOH है, तो ये वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, जो क्षार की भांति बिहेव करते हैं। तो आर्नियस सिद्धांत मुख्यतः जल के स्वतः आयनन पर आधारित होता है, जल के ऑटो आयनेशन पे बेस्ड होता है। ऑटो आयनेशन मतलब अपने आप आयनाइज्ड होना, जैसे H2O वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में वियोजित हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, अपने आप अपघटित हो जाता है, इसलिए इसे स्वतः अपघटन या ऑटो आयनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये अम्ल के रूप में बिहेव कर रहा है, और यदि OH आयन ज्यादा प्रभावी है तो वो क्षार के रूप में बिहेव कर रहा है। डिपेंड करता है किसी साथ में कौन सा जो पदार्थ डिजोल्व किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो अम्ल की भांति, OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्षार की भांति बिहेव करता है। तो आर्नियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम उदासीनीकरण के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में मिल जाने से ना तो वो अम्ल की भांति बिहेव करे और ना वो क्षार की भांति बिहेव करे, वो एक न्यूट्रल की भांति बिहेव करे, तो उससे इस प्रोसेस को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो वह प्रोसेस जिसमें किसी अम्ल से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन तथा क्षार से मुक्त हुए हाइड्रोक्साइड आयन परस्पर संयोग करके, यानी परस्पर जुड़कर जल का मोलिक्यूल बनाते हैं, वाटर मोलिक्यूल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाता है। यानी अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन अणु बनाना उदासीनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों आपस में परस्पर संयोग कर, आपस में मिक्स होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो वो विलयन अम्लीय होगा। यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो वह अम्लीय होगा, और यदि विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन की संख्या अधिक हो तो वह क्षारीय होगा। तो विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, यह हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पे, उनकी संख्या पे डिपेंड करता है। यदि हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो वह अम्लीय होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, और यदि OH आयन की संख्या अधिक है, OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है, तो वह क्षारीय होगा। अब आर्नियस सिद्धांत
के अनुसार अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य कैसे ज्ञात करते हैं हम? द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्नियस कॉन्सेप्ट। आर्नियस सिद्धांत के अनुसार पहले तो हम देखें परबल अम्ल क्या है। अम्ल तो वो होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं। अब परबल अम्ल क्या है और परबल क्षार क्या है? तो परबल अम्ल वे अम्ल जिनके वियोजन पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, यानी आसानी से वियोजित हो जाते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, आसानी से हाइड्रोजन दे देते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जिनके वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता हो। वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होने का मतलब उसमें रिएक्टेंट है वो कम हो और प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा हो, यानी वियोजन अधिक हो रहा हो, तो वो परबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे परक्लोरिक एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब परबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो अब इसके विपरीत दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनके वियोजन पर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हों, अर्थात जिनके वियोजन स्थिरांक का मान कम हो, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या हुए? जिनके वियोजन स्थिरांक का मान कम हो, अर्थात जिनसे अपेक्षाकृत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हो, यानी जिनका वियोजन कम होता हो, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेके हम बात करें कि HCl प्रबल अम्ल है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, अधिक संख्या में हाइड्रोजन देता है, पूरे की पूरा मोलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो जाता है, आसानी से हाइड्रोजन देता है, इसलिए प्रबल अम्ल है। लेकिन एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये थोड़ा कठिनाई से वियोजित होता है, इसके वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है, ये कम संख्या में हाइड्रोजन देता है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। अब इनके वियोजन स्थिरांक के का मान देखें हम, तो दैट इज ए और बी की बात करें हम, के A1, तो यहाँ पे HCl के रेस्पेक्ट में बात करें तो प्रोडक्ट वियोजन स्थिरांक इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे H आयन और क्लोराइड आयन, तो H प्लस आयन और क्लोराइड आयन ये प्रोडक्ट के रूप में, और रिएक्टेंट HCl। अब यहाँ पे क्या है कि प्रबल अम्ल होने के कारण HCl पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी HCl की मात्रा बहुत कम बचती है और ये प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे HCl की मात्रा कम होने से Ka का मान अधिक हो जाएगा, वियोजन स्थिरांक का मान अधिक हो जाता है। यही हमने कहा कि परबल अम्ल वो होते हैं जिनके वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है, अर्थात जिनसे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बनते हैं या हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे HCl पूरा का पूरा डिकम्पोज होने से इसकी मात्रा बहुत कम बचती है, या यूं कहते नेग्लिजिबल मात्रा बचती है, तो Ka का मान अधिक होता है। लेकिन अब एसिटिक एसिड के रेस्पेक्ट में बात करें तो एसिटिक एसिड का डिकम्पोजिशन HCl के बजाय कम होता है। डिकम्पोजिशन कम होने के कारण या एसिटिक एसिड की मात्रा रिएक्टेंट के रूप में ज्यादा मात्रा में बचा रहता है, प्रोडक्ट कम मात्रा में होता है। तो रिएक्टेंट अधिक मात्रा में बचता है तो इसकी वैल्यू यानी रिएक्टेंट की वैल्यू अधिक होती है, तो यहाँ इसका मान एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण Ka2 का मान कम हो जाता है। तो एसिटिक एसिड की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा मात्रा में रहने से इसका मान Ka2 का मान कम हो जाता है, वियोजन स्थिरांक का मान कम हो जाता है। तो यही हमने कहा कि दुर्बल अम्ल भी होते हैं जिनके वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है, जिनसे अपेक्षाकृत कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम आर्नियस सिद्धांत के आधार पे अम्ल दुर्बल है या प्रबल है इसका निर्धारण कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे यदि वियोजन ज्यादा हो रहा है, रिएक्टेंट के रूप में कम बच रहा है, तो वियोजन स्थिरांक ज्यादा होगा, प्रबल होगा। और यदि वियोजन कम हो रहा है, कम संख्या में हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, तो वियोजन स्थिरांक का मान कम होगा, इसका मान रिएक्टेंट का मान ज्यादा होने से वियोजन स्थिरांक मान कम हो जाएगा और अम्ल दुर्बल हो जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ अम्ल के लिए बात की, उसी प्रकार हम क्षार के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रबल क्षार वे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन अधिक संख्या में मुक्त करते हैं, यानी जिनके वियोजन स्थिरांक का मान अधिक हो, जैसे NaOH, KOH। तो ये
प्रबल क्षार के सॉरी बिहेव करते हैं। दुर्बल क्षार वे क्षार जो अपेक्षाकृत कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, यानी जिनके वियोजन स्थिरांक का मान कम होता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार के बाद ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे एक प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का एग्जांपल लेके बात करें हम। प्रबल क्षार के रूप में बात करें तो KOH या NaOH के रूप में, तो यहाँ पे KOH का एग्जांपल हमने दिया। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट के रूप में और ये रिएक्टेंट के रूप में। प्रबल क्षार है इसलिए पूर्णतः वियोजित होगा, पूर्णतः वियोजित होगा तो KOH की मात्रा बहुत कम संख्या में बचेगी, तो वियोजन स्थिरांक इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट KOH की सांद्रता कंसंट्रेशन बहुत कम हो बचती है। इसका मान कम होने के कारण, ये वियोजन स्थिरांक के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने से वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रबल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक Kb का मान अधिक होता है। लेकिन दुर्बल क्षार के लिए बात करें हम, तो दुर्बल क्षार के लिए डिकम्पोज होता है। यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेके बात करें तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में डिकम्पोज होता है। लेकिन दुर्बल क्षार होने के कारण ये डिकम्पोजिशन कम होता है, विघटन कम होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कम संख्या में मुक्त होते हैं। तो कम संख्या में मुक्त होते हैं इसका मतलब रिएक्टेंट अपेक्षाकृत अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में बचा रहता है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपेक्षाकृत ज्यादा बची रहती है। तो ये वियोजन स्थिरांक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जब रिएक्टेंट की मात्रा इसकी मात्रा कम अधिक होती है तो इसका Kb2 का मान कम हो जाता है, यानी वियोजन स्थिरांक का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे KOH के लिए वियोजन स्थिरांक Kb1 है वो मोर ग्रेटर देन Kb2, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बजाय अधिक होता है। अब यहाँ पे हम लॉग के रूप में बात करें तो pKa एसिड के हिसाब से माइनस लॉग Ka, यहाँ पे Ka का मान pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी Ka का मान हमने कहा कि प्रबल एसिड है तो Ka का मान अधिक होगा, तो Ka का मान अधिक होगा तो उसके लिए pKa का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो प्रबल एसिड के लिए Ka का मान तो अधिक होता है, pKa का मान कम होता है। इसी प्रकार बात करें हम बेस के लिए pKb इक्वल माइनस लॉग Kb, तो pKb इनवर्सली प्रोपोर्शनल Kb। अब यहाँ पे प्रबल क्षार के लिए Kb का मान अधिक होता है तो pKb का मान कम हो जाएगा। तो प्रबल क्षार के लिए Kb का मान अधिक होता है, pKb का मान कम होता है। दुर्बल क्षार के लिए बात करें तो Kb का मान कम होता है, pKb का मान अधिक होता है। इसी प्रकार प्रबल अम्ल के लिए बात करें हम तो प्रबल अम्ल के लिए Ka का मान अधिक होता है, pKa का मान कम होता है। दुर्बल अम्ल के लिए बात करें तो दुर्बल अम्ल के लिए Ka का मान अधिक होता है, कम होता है सॉरी, Ka का मान कम होता है, pKa का मान अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार अन्य सिद्धांत के आधार पे हम प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, यानी अम्ल व क्षार की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, उनकी आपेक्षिक सामर्थ्य क्या है, वो डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।